करते हैं हम। आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेटेड प्लग फॉर्मेशन, ठीक है, इसे भी कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्राइमरी हेमोस्टेसिस? हेमोस्टेसिस से क्या मुराद है? देखें, ये है ब्लड वेसल है। ओके, ये ब्लड, अब क्या होता है कि अगर ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाए, ब्लड वेसल डैमेज हो जाए, तो अब क्या होता है कि ब्लड जो होगा वो रिलीज, हेमोरेज हो जाएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड जो होगा वो निकल के जो होगा वो बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो इसको पकड़ने के लिए जो होती है ना हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है, जो एक इधर बैंडेज के तौर पे काम करते हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स सर्कुलेशन फैक्टर्स आते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्टेसिस, ठीक है, हेमियोस्टेसिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी? This of stopping the process of stopping the blood is known. तो ये आपने याद रखना है कि stopping the blood is known as hemostasis. ओके, अब हमारे पास की hemostasis है प्राइमरी एंड सेकेंडरी hemostasis। ये जो hemostasis है ये हमारे पास प्राइमरी और सेकेंड hemostasis है, ठीक है। hemostasis ये है हमारे पास प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी हम बात करते हैं प्राइमरी हेमोस्टेसिस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी हेमोस्टेसिस, प्राइमरी हेमोस्टेसिस को समझने के लिए देखें, ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। और यहाँ ये उसके एंडोथेलियल सेल लगे हुए हैं, इनमें बहुत जो लाइनिंग होती है एंडोथेलियम सेल है, ठीक है। ये वाले इसके जो है एंडोथेलियम सेल है। और एंडोथेलियल सेल जो होते हैं इसके नीचे क्या होती है, सब एंडोथेलियम क्या होती है, ये इधर बेस मेम्ब्रेन होती है। और जो बेस मेम्ब्रेन होती है ना वो किसकी बनी होती है, वो कोलेजन की बनी होती है, ठीक है, कोलेजन की बनी होती है, ठीक है। और ये जो होती है ना कोलेजन होती है इसकी, सब एंडोथेलियल कोलेजन। ओके, अब होता क्या है कि जब भी यहाँ से कोई इंजरी हो जाए, यहाँ से एंडोथेलियम डैमेज हो जाए, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल अगर बात करें तो जो हमारे पास ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो सेंट्रली मूव करते हैं, ठीक है, सेंट्रली मूव करते हैं। ओके, और ये जो होते हैं ना ये आगे एंडोथेलियम जो होती है इसके बल के साथ आगे ब्लड की टच नहीं होते, ठीक है। तो अब होता है इसकी रीजन क्या है कि ये जो प्लेटलेट वगैरह इसके साथ अटैच नहीं होते, कोagulation नहीं बनाते। उसकी रीजन ये है कि जो एंडोथेलियम होती है ना ये रिलीज करती है हेपारिन। एंडोथेलियम का रिलीज करती है हेपारिन। ये जो हेपारिन होता है ना, हेपारिन रिलीज करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड, और रिलीज करती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये हेपारिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या फंक्शन है, हेपारिन जो होती है प्रिवेंट करती है, ये जो होती है ना प्लेट जो होती है प्लग फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। प्लेटेड जो होते हैं ना कोagulation जो होता है, कोagulation से जब प्रिवेंट करती है ब्लड वेसल को। फॉर एग्जांपल इधर अगर कोagulation हो जाए तो ये क्या होगा, ये तो ब्लॉक कर देगा वेसल को। तो इससे प्रिवेंट करके हमारे पास जो एंडोथेलियम होती है रिलीज करती है हेपारिन, और हेपारिन को प्रिवेंट करती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट रखती है, ठीक है, ताकि उसकी कंस्ट्रक्शन ना हो, और ये जो हमारे पास सेल रन कर रहे हैं ये जाके इसके साथ अटैच ना हो, जाके इसके साथ जो एंडोथेलियम के साथ ना लगे, जिससे क्या होगा कि अगर इसके साथ आके अटैच हो जाए तो वो क्या होगा, वो उसकी कोagulation हो जाएगी, ठीक है। तो ये इससे प्रिवेंशन के लिए जो एंडोथेलियम है ये रिलीज करती है हेपारिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखें, अब होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एंडोथेलियम ब्लड वेसल होती है इसकी इंजरी हो जाए, ब्लड वेसल की इंजरी हो जाएगी, तो क्या इंजर होगा, ये देखें यहाँ से ये जो एंडोथेलियम है अगर ये जो इंजर हो जाए, ठीक है, एंडोथेलियम इंजर हो गया है, तो अब होगा एंडोथेलियम वगैरह इंजर हो गया है, तो अब होगा क्या कि ये जो इंजरी जिनकी हुई है एंडोथेलियम, ठीक है, ये इंजर्ड एंडोथेलियम रिलीज करेंगे। ये क्या रिलीज, इनके पास ना वेबल प्लेट बॉडीज होती है, ठीक है। इनके पास क्या होता है, वेबल प्लेडी, वेबल, लिखता हूँ, वेबल प्लेडी बॉडी, ठीक है, इससे स्पेलिंग देख लेना। वेबल प्लेडी बॉडी होती है, ठीक है, ये रिलीज करती है। और इसके अंदर क्या रिलीज होता है, वेबल प्लेडी बॉडी के अंदर से क्या रिलीज होता है, इससे जो होता है इसके अंदर
जो स्टोर होते हैं वो होते हैं वॉन विलबेंट फैक्टर, ठीक है। वॉन विलबेंट फैक्टर, अब ये जो वॉन विलबेंट फैक्टर होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? वॉन विलबेंट फैक्टर होते हैं ना, जो इधर नीचे एंडोथेलियम जो डैमेज होगी, इसके नीचे जो इधर नीचे कोलेजन होती है ना, जो एक्सपोज कोलेजन होती है ब्लड वेसल की, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोज हो जाती है, तो ये जाके उसके साथ अटैच हो जाती है। ये क्या करते हैं, जो वॉन विलबेंट फैक्टर होता है वेबल, ये एमसीक्यू है तो ये लिख लें कि एंडोथेलियम के जो होती है वो कहाँ जो होती है, वो वॉन विलबेंट फैक्टर जो होता है वो रिलीज होता है। तो ये आपने याद रखना है, वेबल प्लेडी बॉडी, ठीक है, वेबल प्लेडी बॉडी होती है, यहाँ से जो होता है वो एंडोथेलियम जो होता है जो इससे वॉन विलबेंट फैक्टर जो होता है वो रिलीज होता है। तो ये अपने पॉइंट जो है इसका याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है वेबल प्लेटी बॉडी, और इसके बाद आपने इसका दूसरा याद रखना है कि जो अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं ना प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट की, उससे भी क्या होता है वॉन विलबेंट फैक्टर रिलीज होता है। तो ये भी एमसीक्यू है, ये दोनों अपने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, दोनों पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके अलावा देखें कि जो वेबल प्लेटी बॉडीज होती है ना, ये और एक रिलीज करती है प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नेम है? प्रोटीन का पी सिलेक्टिन, क्या नाम है? पी सिलेक्टिन। उस प्रोटीन का क्या नेम है? पी सिलेक्टिन। तो ये आपने दो प्रोटीन याद रखनी है। वेबल प्लेडी बॉडी जो एंडोथेलियम से रिलीज होती है, वो दो तरह की प्रोटीन रिलीज करती है, एक तो पी सिलेक्टिन, एक वॉन विलबेंट फैक्टर, ठीक है। अब वॉन विलबेंट फैक्टर का क्या फंक्शन है? वॉन विलबेंट जो फैक्टर होती है, जो एक्सपोज एंडोथेलियम होती है उसके साथ आके अटैच हो जाती है, वॉन विलबेंट फैक्टर इधर आके अटैच होगी। तो ये जो है हमारे पास क्या है, बॉन बिल्डर फैक्ट्री यहाँ पे आके अटैच होगी। अब होता क्या है कि अब जब ये अटैच हो जाएगी तो इसके इसके पास ना रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास क्या रिसेप्टर्स होते हैं? इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं जीपी 1 बी, ठीक है, जीपी 1 बी रिसेप्टर्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? जीपी 1 बी रिसेप्टर्स। इधर क्या होते हैं? जीपी 1 बी रिसेप्टर, जीपी 1 बी रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इधर से रन करते हैं, ठीक है। पॉइंट याद रखना है इधर आपने, वो मैं पहले कि जब भी ब्लड वेसल की मसल की जो इंजरी होती है ना, ब्लड वेसल की जब इंजरी होगी, सबसे पहला जो मैकेनिज्म होता है ना, जो ब्लड को जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने का सबसे जो फर्स्ट मैकेनिज्म होता है ना हेमोसिस का, वो क्या होता है? वो ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन। तो ये ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन। अब जो ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ये किस तरह होती है? ये ट्रांजिएंट वेसोकंस्ट्रिक्शन होता कौन है? ये जो होती है ना न्यूरोनल रिस्पॉन्स होता है, न्यूरोनल रिस्पॉन्स। हमारा जो है वो रिस्पॉन्स करता है। वो कैसे रिस्पॉन्स करता है? इधर के हमने ब्लड वेसल बनाई थी, अब यहाँ से एंडोथेलियम है, ये रप्चर हुई, यहाँ पे नीचे होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है नीचे स्मूथ, वो इनको जो होती है ना इनको सप्लाई कर रही होती है नर्व्स, ठीक है, नर्व से ये डैमेज होते हैं। तो जब ये मीडिएटर वगैरह रिलीज होते हैं, ये इरिटेट होती हैं, और ये जो होती है ये जो मसल है इनके ऊपर एक्ट करती हैं, और स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन किसकी करवाती है? स्मूथ मसल की कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो ये हो गया। सेकंड हमारे पास जो एंडोथेलियम डैमेज होती है ना, डैमेज एंडोथेलियम उधर से रिलीज होता है एंडोथेलियम, एंडोथेलियन। तो जो एंडोथेलियन डैम रिलीज होता है, तो ये भी होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन के होता है। तो दो तरह के हमारे पास ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इसमें न्यूरो ह्यूमरल। देखो एंडोथेलियन क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन है। तो ये जो होती है न्यूरो ह्यूमोरल होता है, जिसमें क्या होता है सबसे जो पहला स्टेप है हेमोसिस का, वो क्या है? न्यूरो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या होता है? न्यूरोनल रिस्पॉन्स से क्या होता है? जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल की, उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। जब उनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और एंडोथेलियम जो रिलीज होता है एंडोथेलियन, एंडोथेलियन से ये भी वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है। तो फर्स्ट हमारे पास हो गया। सेकंड स्टेप हम इधर बात कर रहे थे कि मुझे बताना चाहिए था बट चले। अब सेकंड जो स्टेप हम बात कर रहे थे ये वाला, इसमें क्या था? वोन विलबेंट फैक्टर होता है, एंडोथेलियम जो होता है वेबल प्लेडी बॉडी से रिलीज होता है और इधर आके अटैच हो जाता है एक्सपोज कोलेजन के साथ। अब इसके जो जीपी 1 बी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अब जो जीपी 1 बी रिसेप्टर होते हैं इनके साथ आके लग जाए, क्या अटैच हो जाते हैं? प्लेटलेट्स। तो ये अपने याद रखना, यहाँ पे आके लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाते हैं? प्लेटलेट्स आके लग जाते हैं। ये क्या है? प्लेटलेट्स हैं। अब प्लेटलेट जब इसके साथ अटैच हो जाएंगे ना, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी एडिशन ऑफ द प्लेटलेट, ठीक है, एडिशन ऑफ द प्लेटलेट्स। अभी हमारे पास सबसे पहला जो हमने किया उसमें हमारे पास क्या था? हमारे पास ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? जो बोन विलबेंट फैक्टर लगा, और हमारे पास प्लेटलेट की एडिशन, प्लेटलेट एडिशन।
एडिशन होगी। इस जो वॉन विल्बेन फैक्टर के साथ GP1 बी थ्रू प्लेटेड अटैच होते हैं, इस मैकेनिज्म कहते हैं एडिशन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, प्लेटेड के अंदर चेंजिंग आती है और प्लेटेड की जो मेम्ब्रेन होती है, इससे क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2। ये जो सारा मैकेनिज्म है ना, ये जो इसमें जो होता है, हम जब ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 किस तरह रिलीज होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उससे, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे और सारा कुछ ना ये वाला। तो आपने अभी याद रखना है थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं ये, थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2। ओके, अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है ना, ये रिलीज होता है और इधर से क्या रिलीज होता है, इधर से रिलीज करते हैं, इधर से ADP। अब अपने ये बताना है कि ADP हमने पढ़ा था प्लेटलेट्स की, कि ये कौन से ग्रेन्यूल से रिलीज होता है, तो ये एमसीक्यू है। ADP जो होता है, मैंने आपको कल कैश से को निमोनिक बताया था कि डेंस ग्रेन्यूल होते हैं, डेंस ग्रेन्यूल। डेंस जो ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं कैल्शियम, जो होता है एडीपी रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, तो जो डेंस ग्रेन्यूल, जब प्लेटलेट के अंदर चेंजिंग आती है, डेंस ग्रेन्यूल होते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या, एडीपी। और थ्रोम्बोक्सिन A2 कहाँ से रिलीज होता है, जो प्लेट की जो मेम्ब्रेन होती है वहां से रिलीज होता है थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो एडीपी होता है ना, ये क्या करता है, इसका क्या फंक्शन होता है, एडीपी जो होता है, इधर एक रिसेप्टर्स होते हैं प्लेटलेट, इधर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं P2Y12। क्या रिसेप्टर का नेम है, P2Y12। इधर रिसेप्टर्स का नेम क्या है, P2। एक मिनट, ये क्या रिसेप्टर्स होते हैं, ये वाले P2Y12। तो ये जो होते हैं ना हमारे पास, ये एडी होते हैं, इसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, इसके ऊपर आके लगते हैं और ये जो रिसेप्टर होते हैं इनको एक्टिवेट कर देते हैं। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो अब क्या होता है कि अब जो इससे जो होता है ना, इधर प्लेटेड के इन साइड की तरफ ना एक रिसेप्टर होते हैं जो अभी एक्सपोज नहीं हुए होते, वो कौन से होते हैं, वो रिसेप्टर आप लिख लें GP2, GP2A3। ठीक है, हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, GP2B3A। ठीक है, वो इन साइड की तरफ होते हैं। जैसे ही P2 जो होता है Y12 एक्टिवेट होता है इसकी वजह से, तो क्या होता है कि ये जो GP2B3A होते हैं, ये एक्सपोज हो जाते हैं बाहर की तरफ, ये हो जाते हैं एक्सपोज। ये देखें, ये एक्सपोज हो गए, ये वाली तरफ। ये कौन से रिसेप्टर हैं, GP2B3A। ये एक्सपोज हो गए। जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो अब क्या होता है कि अब इधर इसके पास जो ब्लड रन कर रही होती है, इधर होती है फाइब्रिनोजेन। इधर क्या आती है, फाइब्रिनोजिन। क्या आती है, फाइब्रिनोजिन। तो ये अपने पॉइंट याद रखना, इधर क्या आती है, फाइब्रिनोजिन। ठीक है, इधर क्या आती है, फाइब्रिनोजिन। और थ्रोम्बोक्सिन जो होते हैं A2, इसका क्या फंक्शन होता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 होते हैं ना, एडिशन जो होती है ना हमारे पास, जो प्लेटेड की एग्रीगेशन होती है, इसको इंक्रीज करवाते हैं, ये भी फंक्शन इसमें प्ले करते हैं। ठीक है, ये भी अभी देखते हैं। तो ये जब GP2B और 3B जो है इधर आके एक्सपोज होते हैं, इधर फाइब्रिनोजन आती है और फाइब्रिनोजन आती है, और दूसरा प्लेट आता है नेक्स्ट वाला, वो भी उसके GP2B रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी उसके जो होते हैं एक्सपोज हुए होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह इनके साथ आके अटैच हो जाते हैं, इनके दरमियान में पड़ा होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये क्या है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन होता है ये और इनके दरमियान रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, इनके पेरिफेरी में GP2B3A। ठीक है, इस तरह जो आगे लग जाते हैं, इस प्रोसेस को, प्लेटलेट्स से होने के प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, एग्रीगेशन। और इनके सेंटर में इनको अटैच कौन करवा रहा होता है, इनको अटैच करवाता है फाइब्रिनोजिन। ठीक है, फाइब्रिनोजिन। तो इस जो पूरा मैकेनिज्म हमारे पास हो गया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास, अब हमारे पास इसमें कितने स्टेप हमने पढ़े हैं, देखें। हमारे पास सब इसका जो स्टेप है वो क्या है, न्यूरोनल, हमारे पास न्यूरो ह्यूमरल रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, सबसे जो पहला स्टेप है ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन। एडिशन हुई। अब देखें सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वॉन विलबेन फैक्टर होते हैं वो आके अटैच हुए एक्सपोज कोलेजन के साथ। देन उसके बाद GP2 3B के GP1B के साथ इसकी मदद से जो होते हैं प्लेटेड आके अटैच हो गए वॉन विलबेन फैक्टर के साथ। तो इसे हम कहते हैं ये हो गया प्लेटेड की एडिशन होगी। ठीक है, प्लेटेड की एडिशन होगी। देन उसके बाद हो गया हमारे पास थर्ड स्टेप, क्या हो गया, प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटेड के उन्होंने अपने अंदर चेंजिंग लेकर आए और उनके जो ग्रेन्यूल थे वो डी ग्रेनुलेशन हुई। क्या हुई, डी ग्रेनुलेशन। अब ये जो डी ग्रेनुलेशन है, इसने क्या किया, इसके अंदर जो डेंस ग्रेन्यूल्स थे इन्होंने क्या रिलीज किया, एडीपी। और जो सेल मेम्ब्रेन थी जब चेंजिंग आई तो इन्होंने थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज कर दिया। इन्होंने क्या रिलीज कर दिया, थ्रोम्बोक्सिन A2। थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज कर दिया। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, जो प्लेटलेट और प्लेटलेट के साथ जुड़े हैं, जैसे हम एग्रीगेशन कहा था, इनके अंदर क्या होता है प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 का। और एडीपी का क्या फंक्शन होता है, ये जो होता है
Y12 के ऊपर रिसेप्टर होते हैं इधर प्लेटेड के ऊपर, उसके ऊपर आके लगते हैं और ये जो होते हैं जब एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर तो एक्सपोज करवा देते हैं किसको, GP2B3A को, ठीक है। ये भी रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या होता है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं प्लेटेड एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्लेटेड एग्रीगेशन। अब ये जो प्लेटेड एग्रीगेशन हुई है, ठीक है, ये किस तरह हुई है, किसकी मदद से हुई है, तो देखें ये जो होते हैं फाइब्रिनोजन इनके सेंटर में आई और ये जो होते हैं GP2B3A होते हैं, ये दोनों तरफ से रिसेप्टर लगे और इनको प्लेटलेट को प्लेट्स के साथ उन्होंने अटैच कर दिया। ये देखें ये प्लेटलेट है, ठीक है, ये वाले प्लेटलेट हैं, ये वाले और ये वाले, इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया गया, तो इसको हम कहते हैं प्लेटेड एग्रीगेशन, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 स्टेप हो गए। फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास यहाँ से जो थी वो वेजो कंस्ट्रक्शन हुई, जिसे हम कहते हैं कि ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रक्शन हुई। वो दो तरह के उसके अंदर न्यूरोनल रिस्पॉन्स हुआ और हार्मोनल रिस्पॉन्स हुआ। हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, एंडोथेलिन, एंडोथेलियम से, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, वेबर जो होता है वोन विल्बन फैक्टर रिलीज हुआ, कहां से, वेबर ब्लैडी बॉडी ऑफ द एंडोथेलियम, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ये होता है, इसको जो होता है प्लेटेड के साथ जुड़ जाता है, इसे एडिशन कहते हैं। देन उसके बाद होते हैं इधर से वो एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन ए टू रिलीज होता है और इससे जो होता है वो एक्सपोज हो जाते हैं GP2B3A और फिर उसके बाद होता है फाइब्रिनोजिन, ठीक है, फाइब्रिनोजिन लगता है और ये दोनों प्लेटेड आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास आ गया एग्रीगेशन। और इस तरह सारे जो होते हैं प्लेटेड आगे अटैच होते रहते हैं, तो ये हमारे पास हो जाती है एग्रीगेशन। और ये जो हमारे पास जो मैकेनिज्म है उस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, प्राइमरी हेमियोस्टेसिस। ये हमारे पास है प्राइमरी हेमियोस्टेसिस। और इसमें जो प्लेटेड प्लग बनता है, प्लेटेड हमारे पास जो प्लग बनता है इसके अंदर, ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये अभी स्टेबल नहीं होता। ये यहाँ से अगर थोड़ा सा प्रेशर लगे तो ये यहाँ से टूट सकता है। ये जो फाइब्रिनोजिन है इसमें फाइब्रिन में जब कन्वर्ट होती है, जब मेश बनता है तो उस टाइम जो होता है जो प्लेटेड प्लग होता है वो हमारे पास स्टेबल बनता है। तो अभी जो हमारे पास प्लेटेड प्लग बना है ये अनस्टेबल है, इसे याद रखना, अनस्टेबल प्लेटेड प्लग है, ठीक है। और इसे कहते हैं प्राइमरी हेमियोस्टेसिस। ओके, ये हमारे पास था प्राइमरी हेमियोस्टेसिस के स्टेप। अभी आप देख लें इधर से, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास इंजरी होती है, ये देखें अभी हम यहाँ से उन्होंने ये स्टेप तो लिखे हुए हैं, तो इसको हम लिखते हैं। जैसे ही प्लेटेड की इंजरी होती है तो क्या होता है कि एंडोथेलियल डैमेज होती है, जिससे ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। क्या होती है, ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, न्यूरोनल स्टिमुलेशन होती है, रिफ्लेक्स एंड एंडोथेलिन रिलीज होती है फ्रॉम एंडोथेलियल सेल, ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन दो मैकेनिज्म्स होती है, ट्रांजिएंट होती है जो फौरी विद इन सेकंड, ठीक है। तो वो जो होती है वो हमारे पास न्यूरोनल रिस्पॉन्स होता है और सेकंड हमारे पास एंडोथेलियन जो रिलीज एंडोथेलिन रिलीज करती हैं, वो कौन रिलीज करते हैं, डैमेज एंडोथेलियन, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जो होती है कोलेजन जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है। कोलेजन क्या होती है, एक्सपोज होती है। तो जब कोलेजन एक्सपोज होगी तो वोन विल्बन फैक्टर जो होते हैं वो बाइंडिंग करते हैं एक्सपोज कोलेजन के साथ और इस फ्रॉम वेबल प्लेटी बॉडी से रिलीज होते हैं एंडोथेलियम की, ठीक है, एंड अल्फा ग्रैन्यूल ऑफ द प्लेटेड। तो ये वाले एमसीक्यूज हैं कि जो हमारे पास वोन विल्बन फैक्टर है ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो आपने दो याद रखनी है। ये हमारे पास होते हैं वेबल रेडी बॉडी से रिलीज होते हैं और हमारे पास कहाँ से रिलीज होते हैं, अल्फा जो ग्रैन्यूल्स हैं, ये मैंने आपको कल बताया था, अल्फा जो ग्रैन्यूल्स होते हैं हमारे पास इसके प्लेटेड के यहाँ से जो होते हैं बोन बिल्बन फैक्टर रिलीज होते हैं। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है कि जब ये लग जाती है वोन विल्बन फैक्टर, फिर उसके बाद प्लेटेड आके जुड़ते हैं इनके साथ विया जीपी, या किसके साथ, किसके थ्रू, GP1B के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद होता है प्लेटेड होते हैं वो कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, प्लेटेड अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं और वो रिलीज करवा देते हैं एडीपी। और एडीपी मैंने आपको बताया ये भी एमसीक्यूज है, ये भी नोट कर लें, ये वाला एमसीक्यूज है कि जो होते हैं हमारे पास प्लेटेड एडीपी होते हैं, ये प्लेटेड के कहाँ से रिलीज होते हैं, तो आपने याद रखना डेंस ग्रेन्यूल, ठीक है, डेंस ग्रेन्यूल से रिलीज होते हैं। ओके, जब ये रिलीज हो जाते हैं तो ये क्या करवाते हैं, ये जो होते हैं P2Y12 रिसेप्टर पे लगते हैं और GP2B3A को एक्सपोज करवा देते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, GP2B3A को एक्सपोज करवाना, ठीक है। ये देखें इनको एक्सपोज करवा देते हैं। देन उसके बाद और एडीपी हेल्प करते हैं प्लेटेड एडिशन टू द एंडोथेलियम, एंडोथेलियम के साथ एडिशन होने में भी ये हेल्प करवाते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास इसका जो हो गया, ये प्लेटेड होंगे वो लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, रैपिड इरिवर्सिबल एग्रीगेशन होती है, ठीक है। प्लेटेट्स के साथ प्लेटेड जुड़ते हैं, फंक्शन ऑफ क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। फाइब्रिनोजन बाइंड करती है GP2B रिसेप्टर के साथ और प्लेटेड आके जुड़ जाती है, इस प्रोसेस को कहते हैं एग्रीगेशन। तो देखें इंजरी हुई, एक्सपोजर हुआ, देन उसके बाद एडिशन होगी और एक्टिवेशन हुई, ये जो हमारे पास होते हैं रिसेप्टर एक्सपोज हुए और उसके बाद एग्रीगेशन होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे पास स्टेप्स जो हमने प्राइमरी हेमोसिस में हमारे पास होते हैं। तो अपने 4 स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। तो ये अपने स्टेप जो है ये सारे अपने याद रखने हैं। देन उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं और कुछ ड्रग्स हैं और ड्रग कहाँ कहाँ पे हमारे पास एक्ट करती हैं और ये जो प्लेटेड प्लग है इनको जो होती है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, इनको बनने से रोकती हैं। तो ये हमने पढ़नी है हमारे पास, इनसॉल्युबल फाइब्रिन मैश। तो अब देखें
थ्रोम्बोजेनेसिस, ठीक है, थ्रोम्बोजेनेसिस। अब इसमें देखें ये हमारे उसने दिखाया हुआ ये जो है ये ब्लड वेसल है, ठीक है, ये वाली जो होती है इसमें। अब इसमें देखें ये जो होती है यहाँ पे एंडोथेलियल सेल लगे होते हैं, और आगे उसके बाद होती है इसमें सारा जो प्रोसेस है जो मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाई है, उसमें उसने सारा ये चीजें इसमें ये बनाई हुई है, ठीक है। तो देखें, अब सबसे पहले जो है, अब इधर से आप जो है स्टेटमेंट देखें, इसके अंदर होती है ना एस्प्रिन जो ड्रग है, पहली सबसे पहले एस्प्रिन जो ड्रग होती है ना इरिवर्सिबल इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर एग्जांपल प्लेटलेट है, जब इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजिंग होती है तो ये रिलीज करते हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोक्सिन, थ्रोम्बोक्सिन ए टू। और थ्रोम्बोक्सिन ए टू रिलीज किस तरह होता है कि यहाँ पे होते हैं हमारे पास फास्फो जो लिपिड होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म होती है। तो ये जो होते हैं ना ये रिलीज जो होती है ना, जैसे साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे चलता है इनका, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। ये हम फार्मा में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपने जस्ट इनका जो है ना वो कंसेप्ट ले लेना थोड़ा सा, ठीक है। उसमें जो होगा वो सारी पिक्चर के साथ मैं आपको बताऊंगा। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है, इससे आगे क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, और इससे आगे क्या बनता है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए टू। और ये जो थ्रोम्बोक्सिन ए टू होता है ये क्या करता है, ये एडिशन होती है, एग्रीगेशन हो रही होती है, प्लेटेड प्लेटेड के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। उनको जो होता है वो उनको जो होता है उसके अंदर जो होता है रोल प्ले करता है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हम एस्प्रिन ड्रग देते हैं, वो एस्प्रिन ड्रग क्या करती है, जो हमारे पास साइक्लोऑक्सीजिनेज जो पाथवे होता है ना, ये वाला जो पाथवे होता है, ये ड्रग होती है, ये वाला जो पाथवे इसको स्टॉप कर देती है, ठीक है। जब इस पाथवे को स्टॉप कर देगी तो अब थ्रोम्बोक्सिन ए टू जो होगा इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो अब क्या होगा, अब जो प्लेटलेट है उनकी एग्रीगेशन नहीं होगी। तो हमारे एमसीक्यूज किस तरह आता है कि एस्प्रिन, अगर 2 से 3 तक एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि एस्प्रिन जो है वो प्लेटलेट की जो होती है वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन किस चीज को स्टॉप करती है। तो आपने याद रखना है, ऑप्शन में लिखा होगा एग्रीगेशन, एडिशन वगैरह, तो आपने जो टिक करना है वो एग्रीगेशन को प्लेटलेट की स्टॉप करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि जो एस्प्रिन है वो कौन से रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है, तो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज जो पाथवे होता है उसको जो होता है वो इनहिबिट करवा देती है। तो ये आपने 2-3 चीजें इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस्प्रिन का हमारे पास मैकेनिज्म। ये जब आगे नेक्स्ट लास्ट पे आएंगे ना इसके, तो वो हम सारी डिटेल्स इसको पढ़ेंगे, एस्प्रिन का इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो सारी चीजें उसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं, वो हैं क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल एंड प्रिकाग्रेल, ठीक है। इनहिबिट करती है एडीपी इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ जीपी2 बाय ब्लॉकिंग पी2 वाई रिसेप्टर। तो देखें ये ड्रग है, ये कहाँ पे एक्ट करती है हमारे पास, जो क्लोपिडोग्रेल्स हैं, प्रेसोग्रेल वगैरह। तो आपको मैं इधर से बताता हूँ, ये जो ड्रग्स है ना ये वाली, ये ड्रग होती हैं, ये एक्ट करती हैं जाके, ये जो होती है ना यहाँ पे, ये जो रिसेप्टर होता है ना ये वाला रिसेप्टर, ठीक है, ये वाला P2Y12 रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर के ऊपर जाके लगती है और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, रिसेप्टर को कहती है ब्लॉक कर देती है। अब जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा ना, अब क्या होगा, अब एडीपी जो होगी ना, एडीपी, ये जो एडीपी है, ठीक है, ये जो एडीपी है ये जो होगी इसके ऊपर जाके एक्ट नहीं कर सकेगी, ये इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो अब क्योंकि ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, जब ये रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो अब इसके ऊपर एक्ट नहीं होगा। जब इसके ऊपर एक्ट नहीं होगा तो फिर ये जो हमारे पास GP2B3 B3A एक्सपोज हुआ था, ये भी एक्सपोज नहीं होगा, ये वाला जो होगा हमारे पास रिसेप्टर एक्सपोज नहीं होगा। जब ये रिसेप्टर एक्सपोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्लेटलेट जो होंगे उनकी एग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो ड्रग होती हैं, ये ड्रग क्या करती हैं, ये जो ड्रग होती है हमारे पास, ये फॉर एग्जाम्पल प्लेटलेट है, ठीक है, इधर से इन्होंने क्या एडीपी रिलीज किया था, एडीपी, ठीक है। अब ये जो एडीपी था इसने जाकर किस रिसेप्टर पे काम करना था, ये जो रिसेप्टर है ये कौन सा है, P2Y12। तो ये जो ड्रग होती हैं ये आती हैं और इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। जब इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी, अब इन रिसेप्टर का क्या फंक्शन था, इन रिसेप्टर ने करना था इधर से जो हमारे पास इधर जो एक्सपोज नहीं हुए थे हमारे पास GP2B3A, तो उन्होंने इधर एक्सपोज होना था, इधर हमारे पास ये रिसेप्टर एक्सपोज होना था, GP2B3, ये जो होती है ना उनको एक्सपोज नहीं होने देती, ये जो होती है हमारे पास, जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ये एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। जब ये एक्सपोज नहीं होंगे, ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, जब ये रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे तो प्लेटेट प्लेटेट के साथ अटैच नहीं होगा, इस प्रोसेस कहते हैं हम एग्रीगेशन। तो इसकी एग्रीगेशन नहीं होगी, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, प्लेटेट की जो एग्रीगेशन है उसको स्टॉप कर देती हैं। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। क्लोपिडोग्रेल, प्रेसोग्रेल एंड टिकाग्रेलर इनहिबिट एडीपी इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ GP2B3A बाय ब्लॉकिंग P2Y12 रिसेप्टर। तो P2Y12 जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक कर देती है। जब उसको ब्लॉक करेंगी तो इससे क्या होगा, एडीपी जो होगा इंड्यूस एक्सप्रेशन ही होगा किनका, GP2B3A का, ठीक है। तो ये जो होंगे इनका एक्सप्रेशन ही होगा, प्लेटेट जाके अटैच नहीं होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास देखें, हमारे पास और जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं,
तो इनका क्या एमसीक्यू आता है, ये हमारे पास जो एडीपी हमारे क्लोपिडोग्रेल वगैरह ड्रग्स हैं हमारे पास, ये क्या करती हैं, ये भी प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है उसको स्टॉप करती हैं, बट जो डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट होता है इनका पाथवे होता है, किस पाथवे को जो होता है इनहिबिट करती है, ये P2Y12 रिसेप्टर को इनहिबिट करती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली होती है ना GP2B3 उनको इनहिबिट कर देती हैं, तो वो कौन सी हैं, एप्टी फेबाटाइड होती हैं, ठीक है, फेबाटाइड और टीरोफिबेन वगैरह, ठीक है। ये जो ड्रग होती है ना ये वाली, ये ड्रग क्या करती है, डायरेक्टली जो रिसेप्टर एक्सपोज हो जाते हैं ना, यहाँ पे जो रिसेप्टर एक्सपोज हुए थे, ये कौन से रिसेप्टर हैं, ये वाले, ये जो रिसेप्टर एक्सपोज हुए थे, ठीक है, ये वाले रिसेप्टर एक्सपोज हुए थे, ये वाले हमारे पास GP2B3A, ठीक है, ये जो रिसेप्टर होते हैं एक्सपोज रिसेप्टर होते हैं, इनको इनके ऊपर आके लगती है ये ड्रग, और इन रिसेप्टर को कर देती है ब्लॉक। जब इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो अब आगे से जो प्लेटेट आ रहे थे वो प्लेटेट के साथ होंगे, उनकी एग्रीगेशन नहीं होगी, ठीक है, तो उनकी एग्रीगेशन को स्टॉप कर देती है ड्रग। तो ये अपने याद रखना, ये जो ड्रग होती है ये डायरेक्टली GP2B3A को इनहिबिट करवा देती है। अब उसके बाद एक हमारे पास टेस्ट है, एस्ट्रोसेटिन टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, पहले हमने इसके जो होते हैं कुछ इधर जो पॉइंट लिखे हुए हैं डिजीजेज वो कर लेते हैं। देखें, अगर किसी को वोन विल्बेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो ना, ये इनकी प्रोडक्शन ना हो रही हो, वोन विल्बेंट फैक्टर उसे कहते हैं, वोन वोन विल्बेंट फैक्टर जो होता है इसकी अगर ये प्रोडक्शन ना हो रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास अगर इसकी प्रोडक्शन ना हो, देखें, सबसे पहले आपने ये पॉइंट याद रखना, वोन विल्बेंट फैक्टर होता है, अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो इस हम डिजीज को कहते हैं वोन विल्बेंट डिजीज, वोन विल्बेंट डिजीज, ठीक है, वोन विल्बेंट डिजीज। तो ये हमारे पास वोन विल्बेंट डिजीज होगी। जब ये डिजीज होगी तो अब ये हम ना जो है को पैथो में पढ़ेंगे इसको डिटेल से, ठीक है, तो अभी आपने याद रखना कि इसकी जब डेफिशिएंसी होगी इसे कहते हैं वोन विल्बेंट डिजीज। जब ये डिजीज होगी तो उसकी प्राइमरी जो होगी वो प्राइमरी जो हेमोसिस भी नहीं होगी और सेकेंडरी भी नहीं होगी। सेकेंडरी क्यों नहीं होगी, ये जो वोन विल्बेन फैक्टर होता है ना, जो हमारे पास कोagulation फैक्टर 8 होता है, इसको स्टेबलाइज करते हैं, इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज स्टेबलाइज फैक्टर 8। ये फैक्टर जब ये होंगे ही नहीं हमारे पास वोन विल्बेन फैक्टर, तो फैक्टर 8 स्टेबलाइज नहीं होंगे। जब फैक्टर 8 स्टेबलाइज नहीं होंगे तो ये फैक्टर 8 है, इनका कहाँ पे रोल है, इनका जो है सेकेंडरी हेमोसिस में रोल है। ये क्या करते हैं, रोल प्ले इन सेकेंडरी सेकेंडरी हेमोसिस। सेकंड ईएमएसएससी में ये जो होते हैं ये रोल प्ले करते हैं। तो जब ये होंगे नहीं तो सेकंड इनकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, ये डिस्ट्रक्शन जल्दी हो जाएगी फैक्टर 8 की, तो सेकंडरी ईएमएसएसएस भी नहीं चलेगा और प्राइमरी क्योंकि वो फैक्टर की डेफिनेशन प्राइमरी नहीं चलेगा। तो इसके अंदर होते हैं दोनों ही प्रॉब्लम होती है, प्राइमरी और सेकंडरी में, ठीक है। तो ये हम डिजीज आएगी तो उसको डिटेल से देखेंगे। अभी उसके बाद देखें, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर किसी बंदे के पास जो है किसी की डेफिशिएंसी हो जाए, ये रिसेप्टर्स हैं, ये वाले जो रिसेप्टर होते हैं ना हमारे पास जब लगे होते हैं हमारे पास GP1B जो रिसेप्टर्स होते हैं इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसमें क्या होगा, अगर GP1B की डेफिशिएंसी है ना किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर GP1B की डेफिशिएंसी है, तो उसको क्या होगा, उसे कहते हैं बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम, बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम। और ये जो बर्नार्ड सोलर सिंड्रोम होता है, अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो होती है उसकी प्लेटलेट एडिशन होती है, एडिशन होती है वो नहीं होती। जब प्लेटेट की एडिशन नहीं होगी इसकी, तो अब उसको क्या होगा, उसकी प्राइमरी जो हीमोस्टेसिस है वो क्या हो पाएगा, नहीं, वो डज नॉट मेंटेन, ठीक है, मेंटेन नहीं होता। जब इसका प्राइमरी हीमोस्टेसिस ही मेंटेन नहीं होता, तो अब उसको क्या होगा, उस पेशेंट की जो होगी वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, ठीक है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी पेशेंट की। तो ये आपने याद रखना है कि इसकी जो होती है प्राइमरी हीमोस्टेसिस मेंटेन नहीं होता, इसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर ऑफ द प्लेटलेट, प्लेटलेट का क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है।